हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, लंबा भी चैप्टर होने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में लगभग 42-43 पेजेस में चैप्टर खत्म होता है। काफी बड़ा चैप्टर है, तो टेंशन नहीं लेंगे, है ना। जितने टॉपिक्स होंगे उतने ही लेक्चर होंगे, 2-3 लेक्चर ज्यादा हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ अंडर द सन जो अवेलेबल है, अंडर द सन मतलब जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, हम सब कुछ कवर कर लें। उससे ज्यादा देखो हमको पढ़ने की जरूरत वैसे भी नहीं है, वही हमारा सिलेबस है, ठीक है ना। पहला चैप्टर जिनने नहीं पढ़ा है उनको सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आप सेकंड चैप्टर से लेक्चर देखना चालू कर रहे हैं तो प्लीज जाइए, पहले फर्स्ट चैप्टर को फटाक से रिवाइज करिए और उसके बाद आ जाइए आप किस पे, अपने सेकंड चैप्टर पे। तब आएगा आपको मजा, तब आएगी एनर्जी अंदर से, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल को मैं थोड़ा सा समझा चुका हूं आपको, पहले चैप्टर में थोड़ा सा ही समझाया था और मैंने बोला था कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे कहां पर, सेकंड चैप्टर में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही किस पर होने वाला है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पर होने वाला है, ठीक है। देखिए मैंने झूठ कहा नहीं था, नाम मेरा सत्यम है। देखिए आ गया ना, आई गया चैप्टर, और पूरा का पूरा चैप्टर किस पर है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पर है। कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। हम सारे कंफ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करते हुए, मारते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला होने वाला है ना। सिंपल से लेक्चर रहेगा, ज्यादा टफ लेक्चर नहीं होने वाला है। तो पेन, पेपर, कॉपी, दिमाग और पानी की बोतल लेकर बैठ जाइए और लेक्चर को स्टार्ट करिए। देखिए इस लेक्चर में, या मैं बोलूं इस चैप्टर में, हमें क्या क्या कवर करना है। हमें ये 15 टॉपिक कवर करने हैं, है ना। तो 15 टॉपिक है तो एटलीस्ट 15 लेक्चर तो बनने ही बनने हैं। हाँ, हो सकता है कि 1-2 लेक्चर और भी बन जाए, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसीईआरटी सोल्यूशन देखेंगे, खटाखट चैप्टर खत्म करेंगे, लेकिन समझ के। ऐसा नहीं खटाखट करना है तो खटाखट कर ही दिया, समझे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन इसी लेक्चर में हो जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसी लेक्चर में हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर है आपका, उसमें मैंने आपको पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिया है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमने फील्ड भी निकाली थी, है ना। उसके 3 केसेस देखे थे, वही 3 केसेस हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के लेक्चर में भी देखना है। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी हम देख लेंगे, पहले ही देख लेंगे, हम इसी लेक्चर में देख लेंगे, है ना। अच्छा, बात ये होती है ना, ये टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट वाइज हमने इस टॉपिक को लिखा है उसी हिसाब से लेक्चर भी हो सकता है कि इसका यूज हमको पहले लेक्चर में पड़ जाए तो हम इस पॉइंट को पहले लेक्चर में समझ लें। अब जैसे एग्जांपल देता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम अलग से भी समझेंगे, बट इसका जिक्र मैं आपसे डायपोल में भी कर दूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉइंट आएगा जहां पर मैं आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि अगर कहीं पर जिक्र आया है किसी चीज का तो डिस्कस करें ही नहीं, बोले नहीं 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 इसकी बात तो हम बाद में करने वाले ना, हम यहाँ क्यों बोले, ऐसा नहीं। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पहले क्या बताना है, मैं उस हिसाब से लेक्चर डिजाइन करता जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सारे 15 के 15 पॉइंट्स आपके कवर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। वाह, बहुत ही शानदार चीज मैं तो बोलूंगा। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ ली है, जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ ली है, बहुत ही शानदार चीज है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पढ़ेंगे हम, फिर पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम आ जाएंगे भाई कंडक्टर में और कैपेसिटर्स में अपने, है ना। यहाँ से थोड़ी दिक्कत चालू होती है, यहाँ से थोड़ा पेचीदा हो जाता है मामला, बच्चे बोलते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से सब कुछ डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे, क्या होता है। अच्छा, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपको याद हो तो हमने इसका एक मिलता जुलता, या मैं बोलूं ऐसा ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। एक थिन प्लेट इधर थी, एक थिन प्लेट इधर थी, है ना। इन दोनों थिन प्लेट के इस साइड मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, इस साइड मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, आंसर 0 आया था। और मैंने इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई थी, अगर आपको याद हो तो। और मैंने ये भी कहा था कि यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट आगे जाकर बनेगा, तो यही चीज है वो, ठीक है ना, पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी की सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सब आपको दिखा तो दिया कि ये सब कुछ कवर होगा, बस शांति से बने रहिए, लेक्चर देखते रहिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ सर, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो आज के लेक्चर में हमको पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फिर पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस की बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं और उसके बाद हम खत्म करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है ना। ओके सर। देखो बात ये होती है ना कि मैं आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दिखाता हूं, उसमें एक टर्म आता है वर्क डन का,
उस वर्क डन को हमको समझना पहले जरूरी है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक लिया है वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो क्या होने वाला है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मान लीजिए है वो VA माइनस VB, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B क्या है, VA माइनस VB। तो आप क्या करते हो, वर्क परफॉर्म करते हो अपने चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक उठाने के लिए, उठा के ले जाने के लिए, और ये वर्क कैसा होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। एक्सटर्नल वर्क होता है, किसने किया है, हमने किया है, डिवाइडेड बाय किस पर वर्क हुआ है, ये किसी पॉइंट चार्ज पे वर्क हुआ है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला आएगा आगे जाके आपके पोटेंशियल डिफरेंस का। सर आपने हमको अभी से बता दिया, समझाया तो कुछ है नहीं, समझाना है इसलिए तो हम ये रिवर्स इंजीनियरिंग लगा रहे हैं। पहले फॉर्मूला बता दिया, अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए जो जो हमें पता है जरा उसके बारे में बात कर ले। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, ध्यान से सुनना, सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, हाँ सर जो स्प्रिंग फोर्स होता था, है ना, हाँ सर, ये जब हम पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने डिस्कस किया है सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन की है। सर आपने हमें ये बात भी बताई थी कि ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं ये एक्चुअल में कैसे फोर्सेस हैं, सर ये कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सब याद दिला रहा हूं मैं आपको क्लास 11th का। सर एक कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ राउंड ट्रिप क्या होता है, इन अ राउंड ट्रिप 0 होता है। इन अ राउंड ट्रिप क्या होता है, 0 होता है। याद आया, अरे याद आया कि नहीं आया। मान लो ये पॉइंट है A, है ना, ये पॉइंट है B। अब आपने A से B तक पहुंचने के लिए इस पाथ से गए आप, है ना, वर्क किया वर्क 1, है ना, इस पाथ से गए आप, आपने वर्क किया वर्क 2, है ना, और इस पाथ से गए आप, आपने वर्क किया वर्क 3, है ना, ये तीनों पाथ है। लेकिन ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो हम ये बोलेंगे कि वर्क डन 1, वर्क डन 2 और वर्क डन 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सब याद आया कि नहीं याद आया, हाँ सर याद आया, पक्का। पोटेंशियल एनर्जी की बात सिर्फ और सिर्फ कब की जाती है, जब आप डील कर रहे हो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है ना। तो वैसे ही जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चालू किया, तो हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हाँ सर, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहां पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, तो पोटेंशियल एनर्जी से जानने से पहले हमको पोटेंशियल के बारे में जानना पड़ा। अच्छा, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिफाइन हो सकता है, एक्चुअल में नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वो। बट हाँ, एक मोटे मोटे तौर पर ये बोला जा सकता है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जा सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। किसकी होती है, सिस्टम की होती है ना। जब भी आप, ये थोड़ा मैं हायर लेवल पे बात कर रहा हूँ, फिर और अपने लेवल पे नीचे आऊंगा, आपको प्यार से समझाऊंगा, फिर उस लेवल तक हम वापस चलेंगे। इस लेवल की बात मैं ये करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करने लग जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करने लग जाते हैं, तो क्या होता है ना, हमने वर्क एनर्जी पावर में सीखा कि अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सीख गए तो आप फोर्स से डील करना बंद कर देते हो। आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे मैकेनिक्स में अपनी, अगर वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आप सीख गए, तो आपको फोर्सेस से डील करने का कोई लेना देना नहीं। फिर तो आप सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे, आंसर फटाक से निकल आता था। मतलब जो क्वेश्चन एक एक पेज में सॉल्व हो रहा था फोर्सेस के द्वारा, वही क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व होने लग गया जब आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सीख लिया। तो हमने सोचा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्यों ना हम यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करने लग जाएं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम देख चुके थे ग्रेविटेशन में, स्प्रिंग में। तो हमने बोला भाई यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते थे, समझना बहुत आसान हो जाता था, इसलिए हम यही कंसेप्ट को उठाएंगे और कहाँ लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगाएंगे। तो ये जो वर्क डन है एक्चुअल में, यही वर्क डन जो होगा ये आगे जाकर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमने क्यों यहां पर पोटेंशियल की बात की है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। क्योंकि हमने मैकेनिक्स में बात अपने दिमाग में बैठा ली है कि अगर आप एनर्जी के टर्म्स में डील करोगे, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, इन टर्म्स में अगर आप अपने क्वेश्चंस को डील करोगे तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, है ना। फोर्सेस को आप इन्वॉल्व करना बंद कर देते हो।
इसलिए हमने जैसे ही, एक सेकंड मेरी आंखों को चला गया, इसलिए हमने जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? हमने बोला हाँ, पढ़ा है हमने, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात हमें करनी पड़ेगी। ठीक, हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो अभी प्लीज इस बात को अपने क्या बोलते हैं आंखों में, क्या होता है वो नागिन पिक्चर में से नहीं वो फोटो खींच लेती है, वैसे आप अपने दिमाग में इस चीज की फोटो खींच लो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। पहला पॉइंट मैं यहां लिख दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है और एक साइकिल में वर्क डन 0 होता है। चलिए ये बात आप समझ गए। अच्छा, यहां पर जो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो वर्क डन कौन सा होगा? वो वर्क डन यही होने वाला है ना। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। कंडीशन ये है, इस वर्क डन की कंडीशन ये है कि इट शुड बी एक्सटर्नल। ये वर्क डन कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल होना चाहिए। दूसरी बात, इस तरीके से ये वर्क परफॉर्म होना चाहिए, हम इस तरीके से ये वर्क करेंगे कि द चार्ज, जिस चार्ज पर ये वर्क आप कर रहे हो, द चार्ज शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जिस चार्ज पर आप ये काम कर रहे हो वो चार्ज कैसे मूव करना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो जो भी वर्क आप परफॉर्म करोगे, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगा। अरे यार, जब आप स्प्रिंग को खींचते थे तो आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो ना, आप खींच रहे हो स्प्रिंग को, है ना। तो आपने जो वर्क किया परफॉर्म किस पे? स्प्रिंग पे। वो एक्सटर्नल वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वो जाकर कहां स्टोर हो जाता था? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनकर। अगर आप कोई दो मास एक दूसरे के पास रखते थे और एक मास को उठाकर दूसरी जगह रख देते थे, पहले 2 मास ऐसे रखे, फिर आपने इस मास को उठाया और यहां रख दिया, तो आपने कन्फिग्रेशन चेंज कर दिया, आपने डिस्टेंस चेंज कर दी। जैसे ही आपने कन्फिग्रेशन चेंज किया तो उसमें आपने वर्क परफॉर्म किया। आपने इस मास को उठा के यहां रखा तो आपने कुछ वर्क परफॉर्म किया। वो वर्क कैसा था? एक्सटर्नल वर्क था। वो कहां स्टोर हो जाएगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे काम करते हो, कब? जब क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क होता है और वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो वो जो वर्क आपने परफॉर्म किया था वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। स्प्रिंग को जब आप और जोर से खींचोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, स्प्रिंग में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसको जब आप छोड़ोगे तो तेजी से स्प्रिंग वापस जाएगी, है ना। ऑब्वियस ही बात है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया हमको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। ओके सर, पक्का? हाँ सर, पक्का। अच्छा, तो हमने ये बोला कि अगर आपको इतना पता है ये सारी चीजें कि आप चार्ज को जब मूव करोगे तो उसके लिए वर्क परफॉर्म करोगे, वर्क एक्सटर्नल होना चाहिए और वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो चार्ज मूव करे वो वेरी स्लोली मूव करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। इसको मैं मिटा दूं क्या? प्लीज इसको मैं मिटा दूं? आप इसको क्या करो, नागिन की तरह फोटो खींच लो आंखों में इसकी, या नोट डाउन कर लो प्लीज यार, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लीजिएगा, प्लीज मान लीजिए, मेरी बात नहीं मानोगे क्या? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक चार्ज है, ये 0.2 है, इस पर एक आपने अपना क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये क्या है आपका? टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, आप अपने मन में जवाब देते जाइएगा, नहीं तो बोल बोल के जवाब देते जाइएगा कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर ले आऊं, 0.1 पर, है ना, ये 0.2 से इस टेस्ट चार्ज को उठा के कहां ले आऊं? 0.1 पर लेकर आ जाऊं तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है आपका चार्ज, क्या होगा? सर उसे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अरे वाह 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 वाह, यही जवाब तो आप सुनना चाहते। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आपको सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग उस डायरेक्शन में तो दौड़े जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 0.2 से अगर मैं टेस्ट चार्ज को उठाकर फील्ड में ले आऊं तो क्या होगा, तो आप बोलो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो वाह वाह ही बोल पाऊंगा मैं, और कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, है, क्योंकि आपका दिमाग चल तो रहा है लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है सर, तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि फील्ड में आने के बाद इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, मैं उन बच्चों से बहुत ज्यादा खुश हूं, है ना। क्यों? देखिएगा, ये 0.1 है, 0.1 है, ये 0.2 है।
आपने बोला टेस्ट चार्ज उठाओ, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, पॉजिटिव ऐसे लिख देता हूँ है ना, उठा कर लेकर आओ इसको इधर, इसको लेकर आओ इधर, ठीक है ना, उठाकर इसको इधर लेकर आओ, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको फील्ड में लेकर आओगे क्या होगा भाई, जैसे ही फील्ड में लेकर आओगे इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चालू होगा जो कितना होगा Q इंटू ई, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अरे यार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है फोर्स, ठीक है ना। ओके सर हम ये जानते हैं कि जब आप इसको उठाकर फील्ड में लेकर आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना है। वो वर्क परफॉर्म करना क्यों पड़ रहा है, आप लेकर आ रहे हो, आप वर्क तो परफॉर्म कर रहे हो, आपने बोला कि भैया इसको उठाकर इस पोजीशन में लाने के लिए, इस पोजीशन में लाने के लिए मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। क्यों वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, रीजन ये है कि भैया इस पे तो लगातार, इस टेस्ट चार्ज पे तो लगातार इलेक्ट्रिक फोर्स लगता रहेगा, है ना, जो क्या होता है भैया के, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई दूसरा चार्ज बैठा हुआ है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, के क्यू नॉट अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, है ना। ये कैसा रिपल्सिव फोर्स है, इसको धक्का मारेगा, है ना। और हम जानते हैं कि जब इस चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर लाना है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो मुझे इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अरे भाई अगर मेरे को बोला गया कि तू, ये लड़का जो है ना ये दौड़ेगा, आपने देखा होगा ना जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जो क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े बड़े रनर होते हैं, बड़े बड़े जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके छाती पे से एक रबर का बैंड बांध दिया था और रबर के बैंड को वो पीछे से पकड़ के एक खंभे में बांध दिया था, वो ऐसे ऐसे करते रहते, दौड़ते रहते बहुत तेजी से, है ना। तो वो दौड़ तो रहे हैं, वो फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, बट रबर बैंड क्या कर रहा है, वो ये फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का पीछे की तरफ लगा दे रहा है, तो वो एक जगह पर रुके हुए हैं, है ना। आ रही मेरी बात समझ में। तो हम क्या चाहते थे कि ये जो चार्ज है ये किसी भी टाइम वेलोसिटी ना गेन कर ले, इसके पास स्पीड ना आ जाए। तो हमने बोला कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, जो क्या करेगा इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट बना रहेगा। अरे भैया जितना फोर्स उस पे उतना उस साइड लग रहा है, उतना ही फोर्स आप इस साइड लगा दो, एफ नेट जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और आप यही तो चाहते थे, याद है कंडीशन, हाँ सर ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगा दिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड सर इसके बराबर ही होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने बोला लो भाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा QE। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसकी वैल्यू माइनस Q इंटू ई के बराबर होगी क्या। अरे हाँ ना, बिल्कुल सही सर, जिस डायरेक्शन में QE है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल वर्क लगेगा। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। तो अब आपको एक्सटर्नल वर्क दिखने लग गया, एक्सटर्नल फोर्स दिखने लग गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल वर्क डन भी होगा, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो बिल्कुल सही सर। तो वर्क डन अब आपको दिखने लग जाएगा। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। चलो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चार्ज को उठाकर यहां पर लेकर आता हूं, मैं यहां पर लेकर आ गया चार्ज को, है ना, मैंने बोला यार ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये चल रहा है dr डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये छोटू सी dr डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो वर्क डन होगा, आप अपनी बुक खोलेंगे ना, जो अच्छी रेफरेंस बुक्स होती है उसमें फॉर्मूला दिया रहता है, एक्सटर्नल वर्क जो होगा क्या वो यही होगा क्या, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मैंने कहा यही होगा। सर आप पे इंटीग्रेशन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है बेटा वो r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बदलोगे फोर्स बदलने लग जाएगा। मतलब ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स के लिए आप वर्क डन कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो। हाँ कि ना, हाँ सर। अच्छा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। अरे मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या गलत है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो अब इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं आपको। F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, माइनस Q टाइम्स ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मानते हो कि नहीं, Q बाहर निकाल लें, हाँ सर बाहर निकाल लो। तो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन का एक फॉर्मूला आया है और वो क्या है, माइनस ऑफ Q इंटीग्रेशन ऑफ
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, है ना। आपको समझ में आएगा कि बुक में अगर ये दिया हुआ है तो ये कैसे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम नेट वेलोसिटी जीरो करना चाहते हैं, मतलब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, जीरो तो नहीं बोलूँगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हमने ये बोला कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अच्छा, इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, मैंने बोला कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वर्क डन बाय मतलब इस फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा, क्या वही वर्क डन बराबर होगा इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के। अरे हाँ कि ना, इसको नेगेटिव साइन हटाओ, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन करोगे माइनस जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसको छोड़िए, मैं अभी आगे जाके फिर समझा दूंगा आपको। जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात, कंजर्वेटिव वर्क डन की बात करेंगे, समझ लो, कोई टेंशन नहीं है, उसको छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। बुरी शक्तियों की ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, उनकी ताकतें बढ़ती जाती है। टेंशन नहीं, समझाऊंगा, मैं हूँ, सब समझाऊंगा। इधर ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। देखते देखते आप आगे जाओगे, क्यू को इसके नीचे ले जाओगे और यही चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल बन जाएगी। लिमिट डालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का 100%। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, पक्का है, क्लियर है? हाँ सर। हमने सर एक्सटर्नल फोर्स की बात क्यों करी, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ भाग रही है उस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर अपोजिट फोर्स लगाकर मैं बोलूंगा कि तेरा फोर्स जितना उस डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स उस पर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। तो यही दिमाग हमने लगाया। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया है ना, एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट दिस। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत तो मुझसे पढ़ा ही है वेक्टर, तो आपको पता होगा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप। इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अच्छा आओ देखते हैं इसको। वेक्टर का क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दी गई है, वाई में तो कुछ है नहीं, वाई में तो कुछ है नहीं, जेड में तो कुछ है नहीं। अरे समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे सर। ओहो, लो ऐसे देखो, 10⁻³ आई कैप, है ना। डी आर वेक्टर को मैं कैसे लिख रहा हूँ, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हो ना, आई कैप को जे कैप से करोगे तो जीरो, आई कैप को के कैप से करोगे तो जीरो, कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमको इन दोनों टर्म्स की तो ज़रूरत है ही नहीं, इन दोनों टर्म्स की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। डी एक्स आई कैप, अब आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 10⁻³ को आप बाहर निकाल लोगे, निकाल लेते हैं सर, आप जैसा बोलो, तो -1 इंटू 10⁻⁻⁶, और आपने बाहर निकाल लिया 10⁻3, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आई डॉट आई 1 हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा। अब dx का इंटीग्रेशन तो लिमिट x की चढ़ेगी 1 से लेके 3 तक, तो ये 1 से लेके 3 तक की लिमिट हमने चढ़ा दी। आ जाओ, वेरी गुड। तो एक्सटर्नल वर्क कितना आने लगा, -1 इंटू 10⁻⁻3 -6 इंटू 10⁻3 और मल्टीप्लाई में dx का इंटीग्रेशन x होगा, x की लिमिट चढ़ जाएगी 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक की लिमिट चढ़ी तो 3 - 1 2 हो गया, है ना, 3 - 1 2। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल वर्क कितना आने लग गया, एक्सटर्नल वर्क आने लग गया, ये 2 था, तो -2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर।
पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम पक्का। 100%? हाँ सर 100%। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूँ मैं इसको। चलो नेक्स्ट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर जो भी अंग्रेजी लिखी हुई है उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हमको पहले करनी है, क्योंकि वही चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज़ ऐसी होती नहीं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का आप चेंज निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है ना। वैसे ही पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलना सही नहीं है। हमेशा आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलने से पहले वो ये बोलता है कि भैया इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, ऐसा वो मानता है। ऐसे हमें भी कुछ कुछ मानना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी ने बात साफ साफ कह दी है आपको कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट मैं मान रहा हूँ, ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है ज़रा समझना। देखो मान लीजिए यहाँ पर आपने जब ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो मैं क्या करता था, ग्रेविटेशन में आपको बोलता था कि एक मास रखा है, वो मास अपनी एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में जब अपने एक टेस्ट मास को आप लेकर जाते हो तो उस पर क्या फील होता है, एक फोर्स फील होता है। तो मान लीजिए एक आपके पास चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है P पॉइंट और ये पॉइंट है Q पॉइंट, है ना। और यार Q बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्स वाई कर लेता हूँ, एक्स और वाई, ठीक। मैंने बोला कि y पर मैंने अपना एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 पॉजिटिव, ठीक। इस Q0 को उठाकर मुझे यहाँ पर ले जाना है, x पर जाकर पुट कर देना है। Q0 को उठाना है y से और कहाँ जाकर रख देना है, x पर जाकर रख देना है, ठीक। अब आप मान लीजिए कि ये क्या है भैया, ये पॉइंट्स इनकी इसकी फील्ड में आ रहे हैं, इस चार्ज की फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा लगातार, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाना आसान तो है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से उठकर वहाँ जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है ना। तो इस पूरे काम में अपने टेस्ट चार्ज को उठाकर y से x में ले जाने के लिए जो आप वर्क डन कर रहे हो पर यूनिट चार्ज, वही कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं लिखने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, आप कहाँ से कहाँ लेकर आए, x पर लेकर आए हो y से आप चले थे x पर आए हो, तो डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का, Vx माइनस Vy। हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो ना, हाँ, अरे घर पे ही हाँ बोलो, मुझे सुनाई देगा। चलो मन की बातें हैं ये, मन की बातें हैं, ठीक है ना। चलो तो Vx माइनस Vy हो गया। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन भी इसको बोल सकते हैं। कहाँ से कहाँ लेकर आए हो आप अपने चार्ज को, y से लेकर आए हो किधर, x पर, y से उठाकर लाए हो x पर। देखो आप y से x पर लाए हो लेकिन x माइनस वाई लिख रहे हो। फाइनल माइनस इनिशियल, लाए कहाँ से हो, y से x पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अरे हाँ कि ना, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ से चार्ज को उठाकर यहाँ लाने के लिए क्या ही वर्क करना है। आप कोई फील्ड के अगेंस्ट वर्क थोड़ी ना कर रहे हो। यहाँ पर किसी चार्ज को होना जरूरी है जो फील्ड बनाएगा, जो रिपेल करेगा इस चार्ज को, और हमको लड़ झगड़ कर एक्सटर्नल वर्क करके इस फील्ड के अगेंस्ट जाकर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर तो मेहनत होगी, तब तो मजा आएगा। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है सर। तो ये आप पोटेंशियल डिफरेंस हमको बता चुके हैं। अब जरा अंग्रेजी पढ़ें, क्या लिखा है, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज। देखो इसको छोड़ो अभी, इसको मत पढ़ो, क्या पढ़ो, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी डिफाइंड। एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। बट सर यहाँ तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात कर रहा है। करूंगा, मैं भी करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी बात करूंगा, है ना। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी सर जूल पर कूलम, ठीक है सर, जूल पर कूलम। अच्छा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमको बेसिकली ना पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उस पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने के लिए हमें एक ये बनाना पड़ा, टर्म बनाना पड़ा, जिसको हमने क्या बोला, पोटेंशियल बोला। पोटेंशियल और कुछ नहीं, ताकत बताता है कि कितनी ताकत लगेगी भैया एक चार्ज को उठाकर दूसरे, एक पोजीशन से उठाकर दूसरे पोजीशन में रखने के लिए। वही ताकत आपको बताती है कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है, फील्ड कितनी स्ट्रांग है। ये कैसे पता चलेगा सर आपको कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है, पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक रिलेशन बनेगा जिसमें आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिश्ता है। तो सब कुछ आप हवा में नहीं पढ़ रहे हो, सब दूसरे से, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। चलो भाई बात खत्म, आगे बढ़ते हैं।
इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ गिवन पॉइंट, हेंस इट इज अ पॉइंट फंक्शन। अब आप देखो ना, आपने एक्स की जगह कोई दूसरा पॉइंट ले लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, हर पॉइंट के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफाइंड है। इट इज अ पॉइंट फंक्शन, इसलिए क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है। आपने पॉइंट बदला, आपका पोटेंशियल बदल जाएगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज इट इज अ स्केलर फंक्शन, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है सर, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी। अब जरा पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करें। पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या बताता है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, हम जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, है ना, अगर आपको याद हो तो, है ना, यहां पर जब हम एक हाइट पर जाकर मास को रख देते थे, ये मास h हाइट ऊपर होता था, है ना, तो हम बोलते थे यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। हम ऐसा कब बोलते थे, जब हम ये मानते थे कि इसकी सरफेस की, जहाँ से हम हाइट ले रहे हैं, वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते थे कि क्या है, जीरो है। डेटम की, अपने रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते थे। मतलब हमको यहाँ पर भी एक रेफरेंस की ज़रूरत है। अगर हमको पोटेंशियल एट अ पॉइंट चाहिए तो हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत है जिसे हम जीरो मान। ओ अच्छा, हाँ, तो इसका जुगाड़ भी लोगों ने बना लिया। उन्होंने बोला कि जैसे आप एक रेफरेंस पॉइंट पहले बनाते थे, वर्क एनर्जी एंड पावर में आपने पढ़ाया था हमें, वैसे ही यहाँ पर भी आप रेफरेंस मानो। तो हमने ये रेफरेंस माना, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, हमने ये रेफरेंस माना कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ये हमने मान लिया। जैसे ही हमने माना, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, देखो, अगर ये पॉइंट, यही वाई पॉइंट मैं बोल दूं कि इन्फिनिटी पर है, यही वाई पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, मतलब अब आप अपना टेस्ट चार्ज कहां से उठाकर ला रहे हो, इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे हो, कहां पर, एक्स पर। हाँ 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 हाँ, अब अपना चार्ज आप इन्फिनिटी से उठाकर कहां ला रहे हो, एक्स पर ला रहे हो। तो यही वाला जो आपका रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा, क्या, वी एक्स माइनस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो आपने जीरो बोल दिया है। हाँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी कि आपने एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म किया है, क्या करने के लिए, अपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर लाने के लिए, है ना, डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं बन गया, क्या ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं बन गया, हाँ हाँ, तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो गया। ओ वाह, शानदार। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइन करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ी है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं ना, डिफरेंस ही तो है ये, उसमें से आपने एक टर्म को जीरो कर दिया तो आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिल गया। ओके, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मैटर करता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट तो एक जुगाड़ है। क्या है, एक जुगाड़ है। क्लियर, पक्का, 100%। अच्छा, अब कुछ काम की बातें मैं कर रहा हूं, देखो, जिनको समझ में आ जाएगा वेल एंड गुड, जिनको समझ में नहीं आएगा वो जाकर क्लास 11th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर देखेंगे तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्यार से समझा रहा हूं, प्लीज देखना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने जो वर्क परफॉर्म किया हुआ है, आपने जो वर्क परफॉर्म किया है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किया है, हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हाँ सर। तो ये जो आपका वर्क डन है, ये भी कैसा वर्क डन है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। ये किसका वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि यही जो चीज़ है वो क्या बनेगी, देखो, वी ए माइनस वी बी इज़ नथिंग बट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बी से ए जाने के लिए, ले जाने के लिए टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये जो वर्क है ये एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। याद आया कि नहीं, यही किसके बराबर होगा, चेंज इन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर निकलेगा। यही चीज़, ये इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, पूरे की जगह नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जिनको समझ में आ जाएगी उनको आ जाएंगी, जिनको नहीं आएगी उसका मतलब ये है कि आपने 11th क्लास में पाप किए हैं, पढ़ा नहीं है, खूब पिंकी के पीछे, खूब पिंकी से बातें की हैं, खूब हैं, मोबाइल का बिल बढ़ाया। अब तो वो ज़माना भी नहीं रह गया कि एक बार टेक्स्ट रिचार्ज कराओ मैसेज का तो 500 मैसेज मिल जाए, तो 500 मैसेज खत्म, तो बात नहीं कर सकते अब, है ना। अब तो पैसा भी रहता है, अब तो स्मार्टफोन भी है, अब तो 10 तरीके हैं भैया बात करने के, है। अगर 11th में ये सब किया है तो ये नहीं समझ में आएगा कि सर ने ये क्या बोल दिया। हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ही है, क्योंकि वो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क के अगेंस्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके द्वारा जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा। वैसे ही एक्सटर्नल वर्क जो है वो उतना ही बराबर है, उतने ही मैग्नीट्यूड में बराबर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क है जो उसके बराबर। आई मेरी बात समझ नहीं आई सर? आप तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतने आसान तरीके से कुछ बता दूं कि दिमाग में घुस जाए। ठीक है, 100 बात की एक बात कि आपने कहाँ गया, आपने क्या किया, आपने ये चार्ज रखा, ये टेस्ट चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज को आप यहाँ लेकर आए थे, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, इसको धक्का दे रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वर्क कर रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाह रहा था, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने देंगे और उसको धीरे 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 करके और वाई पॉइंट पर ले आएंगे। तो ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर ही होगा। बस 100 बात की एक बात यही है और कुछ नहीं। वाह 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 वाह। तो अगर सर ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है तो यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी लाएगा। अरे मैंने कहा बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बस यही चीज तो मुझे आपको समझानी थी। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमको किसी पॉइंट चार्ज पर, यहाँ पे बोलूं या तो हमको किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी मान लो, इस चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ये पी पॉइंट कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस दूर है। फॉर्मूला क्या आएगा पहले से लिखकर बता देता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज इज नथिंग बट के क्यू बाय आर, पॉजिटिव में के क्यू बाय आर। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर दो टाइप के पोटेंशियल हम निकालते हैं, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव चार्ज के कारण आता है और जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण आता है। मतलब यहाँ पर आपको चार्ज अपने साइन के साथ रखना पड़ेगा। अरे यार एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस प्लस आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना, बस वो बता रहा है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। हाथ में इतनी खुजली क्यों चल रही है लेफ्ट में भाई? पैसा खर्चा होगा बोलते हैं, अगर लेफ्ट हैंड में खुजली चले तो जल्दी से भगवान राइट हैंड में खुजली चलवा दो, तो राइट हैंड की खुजली क्या बोलती है कि पैसा आएगा। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इस पॉइंट को मानना है इन्फिनिटी, है ना, इस पर रखना है अपना टेस्ट चार्ज, इसको उठाकर लेकर आना है कहाँ पर, इसको उठाकर लेकर आना है कहाँ पर, इस पी पॉइंट पर। इसको ऐसे ही तो नहीं ला पाओगे, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी में अगर आपका टेस्ट चार्ज बैठा है तो ये चार्ज इस पर कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सर पता नहीं, इन्फिनिटी में तो क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। तो फोर्स नहीं पता तो वर्क डन कैसे बताओगे? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आपने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो आप वर्क कर रहे हो ये एक्चुअली में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है। मतलब अगर हम इन्फिनिटी से पी तक जाने का वर्क डन निकालने की जगह पी से इन्फिनिटी तक का वर्क डन निकाल लें तो हम जानते हैं कि ये दोनों साइन में अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे। और क्योंकि ये एक पूरा साइकिल बनता है, देखो ये पूरा एक साइकिल बन रहा है ना, तो इस पूरे साइकिल में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक पूरे साइकिल में 0 होता है भाई। कुल मिलाकर बोलने की बात यह है कि अगर आप एक्सटर्नल वर्क निकाल रहे हो कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी से पी तक का, इन्फिनिटी से पी तक का अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो, आई मेरी बात समझ में? वही बराबर होगा किसके? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन जब आप पी से इन्फिनिटी जाओगे उसके बराबर। आई मेरी बात समझ में? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। इसको आप इधर ले जाओगे तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो हमने बोला कि यार यहाँ हमको इन्फिनिटी में फोर्स के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें इस पी पॉइंट पर पता है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ ना ले जाकर सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अरे भाई आप ऐसे से ऐसे आ रहे हो, आपने बोला कि यार मुझे इस रास्ते से नहीं आना है, मुझे इस रास्ते से जाना है, रास्ता उतना ही है, रास्ता उतना ही, और किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन जो है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो मैंने बोला यार कि क्यों ना हम क्यू नॉट को इधर रख दें। तो जैसे ही मैं क्यू नॉट को पी पॉइंट पर रखूंगा, ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। हाँ सर, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। अच्छा वो क्या होगा? के इंटू क्यू इंटू
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, है ना। अब जैसे ही भैया इस चार्ज पर ये फोर्स लगने लगा, ये भागने लगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगा, ये भागने लगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होने लगी। हमको तो उस तरीके से वर्क डन करना है ना कि इस चार्ज की वेलोसिटी ना बदले, काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या रहे, जीरो रहे। तो मैंने फटाक से बोला कि अरे 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 तुम्हारा तो मैं वेलोसिटी चेंज नहीं होने दे सकता, तो मैं क्यों ना तुम पर अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम इतना ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो हम निकाल रहे हैं वर्क डन कहाँ से कहाँ जाने में, P से इन्फिनिटी जाने में। हम निकाल रहे हैं वर्क P से इन्फिनिटी जाने में। क्या ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है? हाँ सर, ये एक फोर्स वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ का वर्क डन आप कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन F डॉट डी आर वैक्टर से। समझे कि नहीं समझे? कहाँ से कहाँ जा रहे हो, P से इन्फिनिटी जा रहे हो। अरे P से इन्फिनिटी जा रहे हो, अच्छा P पर R की वैल्यू क्या है, R है ना, और इन्फिनिटी पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं R से इन्फिनिटी जा रहे हो। दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो F की जगह मैं क्या लिख दूँ, F की जगह मैं लिख दूँ K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? अरे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर फोर्स की वैल्यू है ना। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही, डॉट डी आर, है ना। अच्छा, इसके इस फोर्स और इस फोर्स के, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सॉरी ये एक्सटर्नल फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ करा रहे हो आप, इस डायरेक्शन में करा रहे हो। तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बोल सकते हो, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, आर से इन्फिनिटी। कॉस 180 कितना हो गया, -1 हो गया। यार मैं यहीं मिटाऊँ कि आगे लाइन में लिख लूँ, लिख रहे हैं सर, नोट्स बन जाएंगे, आपका क्या है। चलो तो माइनस मैंने आगे लगा लिया, आर से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। समझे? हाँ सर समझ गए। तो के क्यू नॉट को आप बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेशन बचा है यार, इसका इंटीग्रेशन कर लें। क्या क्या बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा, आप समझ गए ना मैंने क्या किया है। जो वर्क आपको यहाँ से यहाँ आने में करना था एक्सटर्नल वर्क, वही वर्क आपका अपोजिट नेगेटिव साइन के साथ आपको यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, वही चीज़ मैंने लिख दी है ना। ऐसे ऐसे लिख दो उसको, माइनस, है ना, एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी। अब ये सही है, ठीक है, ओके सर। हाँ मैं क्या बोल रहा था, इसको बाहर निकाल लेते हैं। माइनस ऑफ के क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर से लेके इन्फिनिटी तक 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन आर। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन आर, और लिमिट चढ़ जाएगी आर से लेके इन्फिनिटी तक की। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस के क्यू नॉट, इसके अंदर ये हो जाएगा -1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन आर। क्या समझ में आया, ये हो जाएगा 0, बाहर निकल आएगा 1 अपॉन आर। तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, ये है आपका एक्सटर्नल वर्क जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, P से इन्फिनिटी जा रहे थे। जब आप P से इन्फिनिटी जा रहे थे, जब आपका चार्ज P से इन्फिनिटी जाएगा तो आपको जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर। देखो माइनस साइन आपको बता रहा है कि देखो एक्सटर्नल वर्क की, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये है। तो फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस साइन तो आना ही था, ठीक है ना। ओके वेरी गुड। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था ये कि जब आप इन्फिनिटी से P आओ, जब आप इन्फिनिटी से P आओ तो वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो आप ये वर्क डन निकाल चुके हो, देखो ये आपने निकाल लिया है, इतना आपने निकाल लिया है, ठीक है ना। वो कितना आया है, माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर। इसको माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्सटर्नल वर्क मिल जाएगा जब आप इन्फिनिटी से P जाना चाहते होगे। तो लो भैया आंख बंद करके हमने यहाँ पर लिख दिया कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जब आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो, इन्फिनिटी से P, वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, P से इन्फिनिटी। तो नेगेटिव ऑफ माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर। आई बात समझ में? हाँ। लेकिन जो पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला क्या था, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था वो तो था एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो उसको डिवाइड भी तो करो पर यूनिट चार्ज से, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मैंने कहा ओके, आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो, इन्फिनिटी से उठकर P पर आ रहे हो,
है ना, इन्फिनिटी से उठकर P पर आ रहे हो, तो आप बोल सकते हो Vp माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा के क्यू अपॉन आर। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट करोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ठीक है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, तो आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, और ये होता है 0, तो Vp पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। खत्म, ध्वस्त, मजा आया? हाँ सर, सब कुछ यहाँ पर हमने एक स्लाइड में खत्म कर दिया है, समझ में आए, होप आपको आ गया होगा। चलिए लिख लीजिए इसको, एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर जो कैच पॉइंट ये है वो ये है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हम यहाँ से टेस्ट चार्ज को उठाकर इधर लाना चाहते थे, लेकिन इधर का कोई फोर्स कैलकुलेशन हमें पता नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी में चीज़ें क्या होती हैं हम क्या जाने। तो हमको ये पता था कि यहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है वो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, तो यहाँ से यहाँ आने वाले वर्क की जगह अगर मैं यहाँ से यहाँ आने वाला वर्क निकाल लूँ तो वो इससे मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, बस साइन में अपोजिट होने वाला है, क्योंकि एक क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो हमने अपने टेस्ट चार्ज को बोला कि बेटा तुम इधर आ जाओ, यहाँ से चलो तुम इधर, तुम्हारा जो भी वर्क एक्सटर्नल वर्क होगा तुम पे, उस पर एक माइनस साइन लगा दूंगा मैं, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का वर्क मिल जाएगा। तो मैंने अपने टेस्ट चार्ज को उठाया, यहाँ रख दिया, जैसे ही मैंने यहाँ रखा उस पर एक फोर्स लगने लगा, रिपल्सिव फोर्स के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ये फोर्स लगने लगा, ये भागने लगा, मैं कह रहा रुको 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 रुको, तुम्हारी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, तो उसने बोला कि मुझ पर एक अपोजिट फोर्स लगा दो इतने ही मैग्नीट्यूड का, तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मैंने लगा दिया। आई मेरी बात समझ में? जैसे ये फोर्स लगा, यही वर्क डन करने लगा, इसी से हमें एक्सटर्नल वर्क डन मिल गया। जैसे ही हमें एक्सटर्नल वर्क डन मिला, P से इन्फिनिटी जाने का, हमने बोला इसमें माइनस साइन लगा दो, तो इन्फिनिटी से P तक का एक्सटर्नल वर्क डन आपको मिल जाएगा। लो हमने एक माइनस साइन लगा दिया, ये आ गया, खत्म, एक नंबर। काश मुझे भी स्कूल में कोई ऐसे बता देता इतने प्यार से, तो मजा ही आ जाता है। हमको तो लिखवा दिया जाता था और बोलते थे बोर्ड में छापो फटाफट, मैडम साइड करते रह जाते थे और बस खुद ही साइड हो गए हम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस हमको पढ़ना है, यानी कि उसमें पहला टॉपिक है डिस्क्रीट चार्जेस। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है पॉइंट O, डिस्क्रीट चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, एक रखा है Q2, मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ये Q3 पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे माइनस Q4 रखा हुआ है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इन सारे चार्जेस के कारण। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड करोगे, तो हम बोलेंगे कि O पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा, अब सबकी डिस्टेंस भी होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है, R4, R1, R2 एंड R3, ऐसे डिस्टेंस आपको दे दी गई है। तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज प्लस KQ1 अपॉन R1, ठीक है ना, माइनस KQ2 अपॉन R2, फिर प्लस KQ3 अपॉन R3, प्लस माइनस है ना, माइनस KQ4 अपॉन R4। ये आपका O पॉइंट पर क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है, अब अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको ऐसे रिंग दे देगा, है ना, ऐसे रिंग दे देगा, वो बोलेगा इसमें हमने चार्ज क्या कर दिया है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बताओ भैया कितना एक्सेस पर कितना पोटेंशियल होने वाला है इसकी, है ना। बोल देगा कि लो भाई एक प्लेट है, ये रॉड है, इस रॉड पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इससे बताओ x डिस्टेंस पर दूर जाकर यहाँ P पॉइंट पर बताओ कितना पोटेंशियल होगा। तो अब आप इसमें सीधे वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, KQ/R वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो अब यहाँ नया जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, पक्का? हाँ सर पक्का। आओ ज़रा देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो आपको हमेशा की तरह, पहला पॉइंट, हमेशा की तरह एक DQ चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करके आपको उस पर DQ चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप DQ चार्ज को क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो, इसलिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। फिर आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल, उस पॉइंट का DQ से डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस ऑफ द
रिक्वायर्ड पॉइंट फ्रॉम डी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट फ्रॉम डी क्यू, है ना। मान लीजिए वो कितनी होगी, मान लीजिए वो डिस्टेंस होगी r, ठीक है ना। ओके, तो अब आप ये बोल पाओगे कि पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल dv जो है जिस पॉइंट पर आपको चाहिए है ना, उस छोटे से dq चार्ज के कारण कितना होगा, वो होगा k इंटू डी क्यू अपॉन आर। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे अगर आप, तो आपको टोटल v मिल जाएगा, हाँ कि ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो v इज इक्वल्स टू k बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है रिलेशन जो आपको कंटिन्यूस चार्ज में हमेशा यूज करना पड़ेगा, हमेशा। अरे अरे मिट क्यों गया, मिट क्यों गया, मिट क्यों गया बेटा, मिट क्यों गया, हमेशा आपको ये यूज करना पड़ेगा, समझे। हाँ सर समझ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैच आएंगे, है ना, थोड़ा सा टफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। और डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ेगा, आपने पढ़ा हुआ है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिससे आप ये बोल पा रहे थे कि जो डी क्यू होता है वो लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर होता है, या डी आर के बराबर होता है, जो भी हो, है ना, डी एक्स हो डी आर हो, है ना, इसके बराबर होता है। तो आप डी क्यू की वैल्यू कैसे पुट करोगे, इस तरीके से पुट करोगे। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी सिग्मा, तो आप क्या बोलोगे, डी क्यू इज नथिंग बट सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है ना। तो डी क्यू की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, सिग्मा इंटू डी ए पुट करोगे, ठीक है। ओके, अगर आपको दिया गया होगा रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। डी क्यू की अलग अलग तरीके से वैल्यू कैसे पुट होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। अब ये डीवी क्या है, ये चेंज इन स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है ना। ये डीवी अलग है, ये पोटेंशियल है भैया, वो डीवी अलग है, उसको मैं से क्रॉस कर देता हूँ, है ना। ये वॉल्यूम है, ये क्या है भाई, वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डी क्यू की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो और आपको पोटेंशियल उस पॉइंट पर मिल जाएगा जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, ठीक है ना। सो दिस इज दी पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2-3 केस बताऊंगा, लेकिन वो एक अलग से सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं। चलिए भाई, इंट्रोडक्शन लेक्चर, इंट्रोडक्शन में ये सब बता दूंगा, तो क्या मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर का। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फील्ड, हमेशा जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो, इसकी बात हम फिर से करेंगे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। वैसे बहुत सिंपल सी, इसमें क्या डिफिकल्ट है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आपको पता है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। यही चीज आगे जाके क्या बन जाएगी, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट और क्या होती है, वोल्ट भी होती है। नेक्स्ट, इफ V and VB आर द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स A and B, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज Q फ्रॉम A to B, A से B ले जाने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, B माइनस A होता है, तो VB माइनस V इंटू Q हो गया। अरे यार यही चीज़ तो थी ना, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम B to A, आप B से उठाकर A पर ले जा रहे हो पर यूनिट चार्ज, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, B से A ले जा रहे हो तो VA माइनस VB हो जाता था, है ना। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वर्क आ जाएगा। लो, इसको मैंने Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, वर्क आ गया। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो A से B है, चलो A से B है तो मैंने B से A कर दिया, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर A से B होता, ये A से B होता, अगर A से B होता तो आप B पर ले गए हो तो B माइनस A हो जाता, B माइनस A। लो, ठीक है, पक्का, हाँ सर पक्का। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, VA माइनस VB जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कहीं से भी आप रेफरेंस ले लो, VA माइनस VB की वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो आपने निकाली है, क्योंकि आप इन्फिनिटी से उठा कर चला रहे हो ना। अरे जब आप VA माइनस VB लिखते हो, ध्यान से सुनो, जब आप VA माइनस VB लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट है आपका A, एक पॉइंट है आपका B, है ना, और एक है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अपने चार्ज को उठाकर आप पहले B पर लेकर आए तो VB माइनस V इन्फिनिटी हुआ।
एक बार अपने चार्ज को उठाकर आप ए पर लेके आए तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमेशा कट जाएगा, तो वी ए माइनस वी भी आ जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? देखो आप यहाँ से यहाँ लेकर आए तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी हुआ, आप यहाँ से यहाँ लेकर आए तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी हुआ, ठीक है ना, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी हुआ। इसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये ऐड के कट जाएगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ एट अ पॉइंट इज इन फैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द पॉइंट एंड इन्फिनिटी। यही चीज तो मैंने आपको बताई कि आप दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो एक्चुअल में वो डिफरेंस है उस पॉइंट का इन्फिनिटी से और इस पॉइंट का इन्फिनिटी से, आप माइनस कर देते हो तो फिर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है। सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। आ जाइए, क्या क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे शिफ्ट कर रहे हो आप, ए से बी पे शिफ्ट कर रहे हो आप, चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम का, यानी 1 × 10⁻⁶ कूलम का। फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 40 जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा तो वर्क डन आप कर रहे हो जब आप ए से बी ले जा रहे हो, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय क्यू। आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस 40 माइक्रोजूल, ठीक है ना, यहाँ से आप क्या कर दो 40 माइक्रोजूल कर दो, 40 × 10⁻⁶ जूल, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए आपको फाइंड आउट करना है, उसको डिवाइड कर दो किससे, 1 × 10⁻⁶ से, कोई करने की जरूरत नहीं थी, तो सीधे सीधे भी कट सकता है, कट गया, तो कितना आ गया भाई, 40 जूल पर कूलम, वी बी माइनस वी ए। कोई दिक्कत परेशानी क्या, नहीं सर, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में भी किया था, मुझे याद सा आ गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर करते हैं खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर आपको सारा का सारा कंटेंट एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल करा दिया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यूट्यूब पर जाकर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हमने ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी। आप जाओ वेबसाइट पर और सीधे सीधे क्या करो, पढ़ाई करना चालू कर दो। यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है, चाहे हिंदी मीडियम का हो, स्पोकन इंग्लिश का हो, NTSC का हो, ओलंपियाड का हो, यूपी बोर्ड का है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो क्लास 12 के सारे फैकल्टीज के लेक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका मन कर गया कि चलो फिजिक्स देखते हैं, हमने फिजिक्स पे क्लिक किया तो फिजिक्स में मैंने जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं उस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं सब अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। आप चैप्टर खोलोगे और उसके अंदर हर लेक्चर एक के बाद आपके लिए अरेंज कर दिया गया। आपको सिर्फ पानी, दिमाग, पेन पेपर लेकर बैठना है और लेक्चर देखते जाना है, नोट्स प्रिपेयर करते जाना है ना। जैसे ही आप मान लीजिए आपने ये चैप्टर खोला, आपने चैप्टर पे क्लिक किया किसी वीडियो पर, तो इस वीडियो में आपको ऐसे पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ये मैं ही हूँ ना, हाँ मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस बदले में हम ये चाहते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बने रहे। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि 10% ऑफ दे देंगे, हम आपको 20% ऑफ दे देंगे। आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगे जाते, बस आपसे मांगा जा रहा है प्यार, आपका सपोर्ट। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।